कैसे हो आप सब लोग? होप यू ऑल आर फाइन, डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर क्वेश्चन नंबर 10 तक खत्म कर लिया था। नाउ वी आर स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर आप लोगों को कुछ कन्वर्जन्स करने हैं। पहला कन्वर्जन है इथेनॉल टू ब्यूट-1-आइन। हम हमारे प्रीवियस मेथड के हिसाब से क्या करते हैं, सबसे पहले तो रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर लिख देते हैं। बच्चों ये इथेनॉल है और ब्यूट-1-आइन मतलब आपका ट्रिपल बॉन्ड होगा लाइक दिस। ठीक है, इस तरीके से आपका ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा ब्यूट-1-आइन के अंदर। तो इथेनॉल में से ब्यूट-1-आइन बनाना है। यहां पर आपके पास 2 कार्बन एटम्स हैं और यहां पर आपके पास 4 कार्बन एटम है। दूसरा, यहां पर आपको OH ग्रुप को किसके अंदर कन्वर्ट करना है, अल्काइन में। OH ग्रुप को किसके अंदर कन्वर्ट करना है बच्चों, अल्काइन में। तो देखो सबसे पहले तो OH आपको पता है कि बहुत ही पुअर लिविंग ग्रुप होता है, सो उसको हम अच्छे लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करने के लिए थायोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करा देते हैं। थायोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराओगे तो ये OH ग्रुप क्लोरीन में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3CH2Cl बन जाएगा। अब इसके लिए एक स्पेसिफाइड न्यूक्लियोफाइल यूज करते हैं, क्योंकि हमें Cl की जगह पे इस पार्ट को लाना है। हम क्या करते हैं, इस तरीके का एक न्यूक्लियोफाइल यूज कर लेते हैं। ये आसानी से, बहुत ही आसानी से इस कार्बन के ऊपर अटैक कर देगा, क्योंकि ये कार्बन पॉजिटिव है ना। क्यों पॉजिटिव है, क्योंकि ये हेलोजन के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये न्यूक्लियोफाइल इधर अटैक कर देगा, Cl माइनस निकल जाएगा, तो बनने वाली प्रोडक्ट होगी CH3CH2C ट्रिपल बॉन्ड CH। देखिए बन गया आपका ब्यूट-1-आइन, ब्यूट-1-आइन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला है इथेन टू ब्रोमोइथेन, सॉरी इथेन टू ब्रोमोइथीन, इथेन टू ब्रोमोइथीन। चलिए अब यहां पर आपके पास है इथेन लाइक दिस, उसको आपको कन्वर्ट करना है ब्रोमोइथीन लाइक दिस। ठीक है, इथेन में से ब्रोमोइथीन बनाना है। तो देखो बच्चों एक बात तो पक्की है यहाँ पर कि आपको यहाँ से सिंगल बॉन्ड में से डबल बॉन्ड लाना है। कहने का मतलब डी एलिमिनेशन तो करना ही पड़ेगा। अगर आपको डी एलिमिनेशन करना है तो आपके पास हेलो अल्केन होना चाहिए। तो सबसे पहले तो इस अल्केन को हेलो अल्केन में कन्वर्ट कर देते हैं। आप पढ़ चुके हो कि अल्केन्स सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं और मोनोक्लोरीन प्रोडक्ट बनाते हैं। तो यहां पर आपके पास, चलिए मैं यहां पर ब्रोमिनेशन कर देता हूं। क्लोरीनेशन करो, ब्रोमिनेशन करो, बात एक ही है, बराबर। यहां पर ब्रोमिनेशन करता हूं तो आपका ब्रोमोइथेन बन जाएगा, क्योंकि मुझे आगे प्रोडक्ट में भी ब्रोमीन चाहिए, इसीलिए मैंने ब्रोमोइथीन बना दिया। अब इसका अल्कोहलिक KOH के साथ एलिमिनेशन कराते हैं। अगर मैंने अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कराई तो यहां से Br चला जाएगा अल्फा कार्बन पर से, और बीटा कार्बन पर से हाइड्रोजन जाएगा। तो एक हाइड्रोजन गया तो CH2 बना, बाजू में Br चला गया तो CH2 रहा, और इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा। देखिए हमारा डबल बॉन्ड तो आ चुका है, यहां पर जो हमें डबल बॉन्ड चाहिए था वो आ चुका है। अब हमें ब्रोमीन इंट्रोड्यूस करना है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यहां पर अगर आप ब्रोमीन इंट्रोड्यूस करोगे तो ब्रोमीन एक साथ दोनों जगह पे एंटर होगा। मैंने आपको लास्ट टाइम पढ़ाया था कि अल्कीन का हेलोजिनेशन करने से 2 हेलोजन एटम्स इंट्रोड्यूस होते हैं, तो 1,2-डायब्रोमोइथेन बन जाएगा। अब एक काम करो, इसका वापस से अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करा दो, तो क्या हो जाएगा, इधर अल्फा पर से हेलोजन दैट इज ब्रोमीन चला जाएगा, और बीटा पर से हाइड्रोजन मतलब H चला जाएगा, तो CH डबल बॉन्ड CH2, और यहां पर आपका ब्रोमीन। ठीक है, हो गया। देखिए 1 ब्रोमोइथीन, यहां पर आपका 1 ब्रोमोइथीन तैयार हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट के अंदर क्या बोला है, C प्रोपीन टू 1 नाइट्रोप्रोपेन। प्रोपीन में से हमको 1 नाइट्रोप्रोपेन बनाना है। चलिए प्रोपीन का स्ट्रक्चर लिख देते हैं, मीथ ईथ प्रोप, डबल बॉन्ड है मतलब प्रोपीन हो जाएगा। ये प्रोपीन है और उसमें से आपको बनाना है 1 नाइट्रोप्रोपेन। कुछ इस तरीके से उसका स्ट्रक्चर आएगा 1 नाइट्रोप्रोपेन का। अब देखिए यहां पर डबल बॉन्ड है,
उसको तोड़ने की जरूरत है। ये डबल बॉन्ड को तोड़ना है, कोई अच्छा न्यूक्लियोफाइल इंट्रोड्यूस करना है, सॉरी अच्छा लिविंग ग्रुप इंट्रोड्यूस करना है और उसको आगे जाके NO2 से रिप्लेस कर देना है। तो चलिए कर देते हैं। इसके अंदर हम HBr ऐड करेंगे। तो देखो बच्चों, अगर नॉर्मल HBr ऐड किया तो Br इस कार्बन के साथ अटैच होगा, क्योंकि रूल है मार्कोवनिकोव का कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट है वो कम हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बन के पास जाता है। तो यहाँ पर जो ब्रोमीन एटम है वो इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा, वो बात पक्की है। लेकिन हमको सेकेंड नंबर के कार्बन के ऊपर ब्रोमीन नहीं डालना है, हमको फर्स्ट नंबर के कार्बन के ऊपर डालना है। तो हम क्या करते हैं, उसको H2O2 के साथ भी ट्रीट करते हैं। कहने का मतलब एंटी मार्कोवनिकोव रिएक्शन करवाते हैं। तो क्या होगा, CH3CH, यहां पर H जुड़ेगा और इधर Br जुड़ेगा। ठीक है, इसको आप ऑल टुगेदर ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3CH2Br। देखो बच्चों, आपको रिएक्टेंट सॉरी प्रोडक्ट का थोड़ा सा फ्रेमवर्क दिखने लगा होगा। यहां पर आपके पास जो ब्रोमीन एटम है उसको रिप्लेस करा दो NO2 से, सिल्वर नाइट्राइड के साथ इसकी रिएक्शन करवा दो। तो क्या होगा, CH3CH2 नाइट्रो ग्रुप अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ पर NO2 आ जाएगा और आपका AgBr आउट हो जाएगा। NO2 अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, ब्रोमीन अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये NO2 इधर अटैक करेगा, ब्रोमीन निकल जाएगा अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट के अंदर आपको क्या दिया हुआ है बच्चों, नेक्स्ट के अंदर आपको दिया है टोल्यूइन से बेंजाइल अल्कोहल, टोल्यूइन टू बेंजाइल अल्कोहल। देखो बच्चों, इसके अंदर आप लोग गलती कर सकते हो, क्या गलती कर सकते हो वो भी बता देता हूं। टोल्यूइन का स्ट्रक्चर पूरी दुनिया जानती है, इस तरीके से होता है। अब बच्चे जब इस तरीके के कन्वर्जन लिख रहे होते हैं तब थोड़ा सा जल्दी में होते हैं, तो क्या करते हैं, बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप लगा देते हैं। ये हो गया आपका बेंजाइल अल्कोहल। जी नहीं, बेंजाइल अल्कोहल नहीं है ये आपका फिनॉल है। बेंजाइल अल्कोहल लिखना है तो CH2OH आएगा। समझ में आया? ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो बच्चों देखो, आपको यहां से एक हाइड्रोजन हटाना है और OH ग्रुप को लाना है, बराबर। OH ग्रुप को इंट्रोड्यूस करना इतना आसान नहीं होता है, इसीलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक अच्छा लिविंग ग्रुप इंट्रोड्यूस कर देते हैं, टोल्यूइन। इसका रिएक्शन हम लोग करवाते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में, क्लोरीनेशन। तो सनलाइट की प्रेजेंस में जब हम क्लोरीनेशन करवाएंगे तब -HCl होगा। सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरीनेशन कराएंगे तो -HCl हो जाएगा। यहां से एक हाइड्रोजन आउट होकर के CH2Cl बन जाएगा, दैट इज बेंजाइल क्लोराइड बनेगा। अब आप बोलोगे सर यहाँ पर क्लोरीनेशन नहीं हो सकता, यहाँ पर ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे? द आंसर इज नो, वो डार्क में ही हो सकता है, या तो FeCl3 कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ही हो सकता है। आपने सनलाइट ले ली, इसीलिए ये रिएक्शन जो है वो अल्केन के साथ ही होगा। अब आपका काम आसान हो गया है। अब आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, क्लोरीन की जगह पे OH ग्रुप को इंट्रोड्यूस कर देना है। OH ग्रुप को कैसे इंट्रोड्यूस करोगे, तो आप एक्वेयस KOH इंट्रोड्यूस कर दो। देखो बच्चों, KOH बहुत वर्सेटाइल मटेरियल है, अगर वो अल्कोहलिक रहा तो एलिमिनेशन कराएगा, और अगर वो एक्वेयस रहा तो सब्स्टिट्यूशन करवा देगा। यहां पर क्लोरीन की जगह पे क्या आ जाएगा, OH। ठीक है, क्लोरीन की जगह पे क्या आ जाएगा, OH। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ, आउट क्या हो जाएगा बच्चों, KCl यहां से आपका आउट हो जाएगा। तो ये टोल्यूइन टू बेंजाइल अल्कोहल कन्वर्जन हो गया आपका। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट के अंदर क्या है आपका, प्रोपीन में से प्रोपाइन है। ठीक है, प्रोपीन में से प्रोपाइन बनाना है, प्रोपीन में से प्रोपाइन। तो मीथ ईथ प्रोप, ये आपका प्रोपीन हो गया, इसमें से आपको प्रोपाइन बनाना है। चलिए, ये प्रोपीन में से प्रोपाइन। तो एक बात तो पक्की है कि आपको यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है और आपको यहाँ पे एक और डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस करना है रिएक्टेंट की कंपैरिजन में, तो डी एलिमिनेशन होगा, वो बात पक्की हो गई। लेकिन डी एलिमिनेशन कराने के लिए हेलोजन तो होना चाहिए ना, क्योंकि डी एलिमिनेशन हेलो अल्केन का होता है। तो सबसे पहले हम इसके अंदर हेलोजन को ऐड कर देते हैं, दैट इज ब्रोमीन को ऐड कर देते हैं, Br2। सॉल्वेंट आपका रहेगा CCl4,
ये आप लोगों ने अनसेचुरेशन टेस्ट के अंदर पढ़ा हुआ है, बराबर। यहां पर आपका हो जाएगा CH3 CH CH2, यहां पर एक ब्रोमीन और यहां पर एक ब्रोमीन। चलिए बच्चों, अब यहां पर मैं आपको दो मेथड्स की मदद से इस कन्वर्जन को पूरा करने का सिखा रहा हूं, बराबर। एक मेथड गलत है और एक सही है, बराबर, बट फिर भी कुछ कुछ जगहों पर आपको देखने को मिलेगी, इसलिए दोनों ही पढ़ा रहा हूं। हम इसका डी एलिमिनेशन कराते हैं अल्कोहलिक KOH के साथ। अगर अल्कोहलिक KOH के साथ डी एलिमिनेशन कराओगे तो क्या होगा, यहां से ब्रोमीन एटम और यहां से हाइड्रोजन एटम आपका आउट हो जाएगा और यहां पर आपका बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और यहां पर आपका Br। अगेन डी एलिमिनेशन करा दो तो यहां से ब्रोमीन जाएगा, यहां से वापस हाइड्रोजन जाएगा। अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में अगेन हम डी एलिमिनेशन करा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, CH3 CH ट्रिपल बॉन्ड, सॉरी H चला जाएगा इधर से, यहां से हाइड्रोजन चला गया था, यहां से भी हाइड्रोजन चला जाएगा, CH3 ट्रिपल बॉन्ड C और यहां पर आपका आ जाएगा CH। तो ये हो गया आपका प्रोप 1 आइन। देखिए बच्चों, ये एक मेथड हो गई, दो बार अल्कोहलिक KOH से, लेकिन ये गलत है। अल्कोहलिक KOH इतना स्ट्रॉन्ग बेस नहीं होता है कि वो इस तरीके के दो रिपीटेड एलिमिनेशन करा पाए, इसीलिए हमको जनरली स्ट्रॉन्गर बेस जैसे कि NaNO2 सोडियम अमाइन यूज करना पड़ता है। तो यहां पर उसके बाद आपका ये रिएक्शन इस तरीके से परफॉर्म होता है और आपका प्रोप 1 आइन बनता है। लेकिन कुछ कुछ बुक्स में आपको ये भी देखने को मिलेगा, इसीलिए मैंने आपको पढ़ा दिया है। बाकी जनरल करेक्ट मेथड तो ये वाला ही है, ठीक है, करेक्ट मेथड ये वाला, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। हमको आगे क्या दिया है बच्चों, इथेनॉल में से इथाइल फ्लोराइड। देखो बच्चों, ये इथेनॉल है और उसमें से आपको इथाइल फ्लोराइड बनाना है। तो बात को समझो, यहां पर आपको OH ग्रुप हटा के फ्लोरीन लाना है। आपको फ्लोरो अल्केन बनाने की एक मेथड ऑलरेडी पता है जिसका नाम है स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज रिएक्शन के अंदर क्लोरीन और ब्रोमीन दोनों मेटालिक फ्लोराइड दैट इज सिल्वर फ्लोराइड के साथ रिएक्ट करके फ्लोरो अल्केन बना देते हैं। बट OH ग्रुप के साथ वो रिएक्ट नहीं करते हैं, OH बहुत पुअर लिविंग ग्रुप होता है। तो सबसे पहला काम हम करते हैं इस OH को क्लोरीन में कन्वर्ट करने का। ये मेजॉरिटी रिएक्शंस में आपको देखने को मिलेगा। अल्कोहल को सबसे पहले हेलोजन में कन्वर्ट करो, यहां पर आप SOCl2 दैट इज थायोनाइल क्लोराइड यूज कर सकते हो। ये हो जाएगा CH3 CH2Cl, CH3 CH2Cl। अच्छा, इसको हम लोग बोलेंगे इथाइल क्लोराइड। अब आपके पास स्वार्ट्ज रिएक्शन का ऑप्शन आ गया है, सिल्वर फ्लोराइड के साथ हीट कर दो, नाम हो जाएगा स्वार्ट्ज रिएक्शन, नाम हो जाएगा स्वार्ट्ज रिएक्शन। तो CH3 CH2F आउट क्या होगा, तो आउट हो जाएगा AgCl। क्लियर हो रहा है सब लोगों को। तो ये कन्वर्जन आप क्या हो गया, इथेनॉल से इथाइल फ्लोराइड। नेक्स्ट कन्वर्जन देखते हैं। नेक्स्ट कन्वर्जन में आपको ब्रोमो इथेन को प्रोपेनोन में कन्वर्ट करना है। ब्रोमो इथेन टू प्रोपेनोन, स्ट्रक्चर लिख दीजिए, ये आपका ब्रोमो इथेन हो जाएगा और प्रोपेनोन का स्ट्रक्चर लिखूं तो मीथ ईथ प्रोप, प्रोपेनोन मतलब यहां पर आएगा, ठीक है। अब चलिए इसको किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, देखो एक बात समझो, यहां पर आपके पास रिएक्टेंट में 2 कार्बन है और प्रोडक्ट में 3 कार्बन है। जब भी एक कार्बन बढ़ाना होता है तब हम क्या करते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन करवा देते हैं, ग्रिग्नार्ड। चलिए इसका रिएक्शन करवा दीजिए ग्रिग्नार्ड के साथ। तो ये CH3Br ब्रोमो मीथेन है, आई एम सॉरी, यहां पर ब्रोमो मीथेन है बेटा, इसको आप ब्रोमो मीथेन कन्वर्ट करिएगा, ब्रोमो मीथेन। यहां पर आपके पास है CH3Br। तो देखो बच्चों, रिएक्टेंट के अंदर एक ही कार्बन है और प्रोडक्ट में 3 कार्बन है। ऑड नंबर ऑफ कार्बन ऐड करने हैं, मतलब आपका ग्रिग्नार्ड रिएक्शन होगा। मिथाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन मैग्नीशियम मेटल के साथ
ड्राई ईथर की प्रेजेंस में करवा दीजिए, ड्राई ईथर, तो क्या होगा CH3Mg Br, दैट इज मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बन जाएगा। इस मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का रिएक्शन आप लोग करवा दीजिए एसिटाल्डिहाइड के साथ या तो इथेनॉल के साथ, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा समझना, यहां पर आपकी प्रोडक्ट होगी एक तो CH3, C O के साथ ये वाला पार्ट आके जुड़ेगा OMgBr, OMgBr, ठीक है। यहां पर आपका हाइड्रोजन है और इसके पास आके जुड़ेगा मिथाइल, ठीक है। इतनी चीज समझ में आई। अब इसका हाइड्रोलिसिस कर लीजिए, हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या होगा CH3C, यहां पर CH3 एज इट इज, यहां पर H, और यहां पर आपका आ जाएगा CH3C CH3OH, ठीक है। तो आउट क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा MgOH Br, यहां पर MgBr के बीच में OH लग जाएगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ लग के OH बना देगा। अब इसका ऑक्सीडेशन कर दो बच्चों, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करके आपको क्या मिलता है, कीटोन। तो यहाँ पर आपका अल्कोहल के एक ऑक्सीडेशन से बेसिकली हो क्या रहा है, देखो यहाँ से हाइड्रोजन ही तो रिमूव हो रहा है, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो गया, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन, ठीक है। इसीलिए इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करो तो क्या मिलेगा आपको, कीटोन। क्लियर हो रहा है। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या दिया है, ब्यूट 1 इन में से ब्यूट 2 इन, ब्यूट 1 इन टू ब्यूट 2 इन। देखिए ब्यूट 1 इन क्या हो जाएगा, मीथ ईथ प्रोप ब्यूट 1 इन मतलब CH2 CH CH2 CH3, उसमें से ब्यूट 2 इन 1 2 3 4, ब्यूट 1 इन में से ब्यूट 2 इन बनाना है। तो देखो डबल बॉन्ड को सेकेंड कार्बन के ऊपर शिफ्ट करना है यहाँ पर। तो पहले एक काम करते हैं, डबल बॉन्ड को ब्रेक कर देते हैं, फिर डी एलिमिनेशन कराते हैं। डबल बॉन्ड को ब्रेक कर दोगे तो वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर सिंगल बॉन्ड का डी एलिमिनेशन कराओगे तो वो डबल बॉन्ड में अगेन कन्वर्ट हो जाएगा। तो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, इसके अंदर हम लोग ऐड कर देते हैं HBr को, बराबर। अब बच्चों ध्यान रखो, Br जो है वो यहां पर ही आना चाहिए, Br यहां पर ही आना चाहिए, ठीक है। तो अगर हमें Br कम हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बन पे ऐड करना है तो मार्कोवनिकोव एडिशन होगा, मार्कोवनिकोव का रूल लगेगा यहाँ पर। तो क्या होगा CH3 CH2 CH Br CH3, दैट इज 2 ब्रोमो ब्यूटेन बन जाएगा। अब आप अल्कोहलिक KOH के साथ इसका रिएक्शन करवा दीजिए, अल्कोहलिक KOH के साथ इसका रिएक्शन करवा दीजिए तो क्या होगा, अल्फा कार्बन पर से हेलोजन और कम हाइड्रोजन कंटेनिंग बीटा कार्बन पर से हाइड्रोजन जाएगा। बीटा यहाँ पर 2 है लेकिन कम हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बन पर से जाएगा। तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 ब्यूट 2 इन बन जाएगा। यहाँ पर आपका क्या था, ब्यूट 1 इन। क्लियर हो रहा है सब लोगों को। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट के अंदर आपको 1 क्लोरोब्यूटेन को 1 क्लोरोब्यूटेन को कन्वर्ट करना है, 1 क्लोरोब्यूटेन को कन्वर्ट करना है आपको एन ऑक्टेन में। बच्चों 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज कर लो, रिएक्टेंट में कितने कार्बन है और प्रोडक्ट में कितने कार्बन है उसको काउंट कर लो, तो आपको आइडिया आ जाएगा कि यहां पर कौन सा रिएक्शन आपको यूज करना है। तब तक मैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट लिख लेता हूं। ठीक है, देखिए रिएक्टेंट के अंदर 4 कार्बन एटम है, प्रोडक्ट के अंदर 8 कार्बन एटम है।
कार्बन का डबलिंग कौन सा रिएक्शन करके देता है? वुड्स। तो बस सिंपल है, इसका वुड्स रिएक्शन करवा दो। इसका हम लोग वुड्स रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, मैं 1 क्लोरो ब्यूटेन को ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है। यहां पर आपका सोडियम मेटल आएगा, अगेन आपका 1 क्लोरो ब्यूटेन, अगेन आपका सोडियम, सॉल्वेंट रहेगा ड्राई ईथर। वुड्स रिएक्शन पढ़ चुके हो, रिएक्शन का नाम भी लिख सकते हो वुड्स रिएक्शन। यहां से 2 NaCl आउट हो जाएंगे। यहां से 2 NaCl आउट हो जाएंगे, तो सबसे पहले तो उसको लिख दीजिए। फिर क्या होगा, 1 2 3 4, 4 कार्बन इधर है, 1 2 3 4, 4 कार्बन इधर है, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा, CH3 CH2 CH2 CH2, ये 4 कार्बन इसके हो गए ऊपर वाले के। फिर 4 कार्बन नीचे वाले के आएंगे, CH2 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 CH3, बन गया नॉर्मल ऑक्टेन। देखिए ग्रीन पार्ट सेकंड से आया है, व्हाइट पार्ट फर्स्ट से, तो ये भी कन्वर्जन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट कन्वर्जन है आपका बेंजीन टू बाइफिनाइल। बेंजीन में से बाइफिनाइल। तो देखो बच्चों, एरोमेटिक कंपाउंड का डबलिंग आपने पढ़ा हुआ है कि हेलो एरिन्स को जब हम हेलो एरिन्स को जब हम फिटिक रिएक्शन करवाते हैं तब वो बाइफिनाइल या तो डाइफिनाइल में कन्वर्ट हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर तो आपको बेंजीन दिया है, तो सबसे पहला काम आपको बेंजीन को हेलो बेंजीन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर बेंजीन है आपके पास, इसका क्लोरीनेशन करवा दीजिए। मैंने प्रीवियसली भी आपको बताया था कि बेंजीन का क्लोरीनेशन या हेलोएरिन का क्लोरीनेशन करना हो तो आपको FeCl3 चाहिए होगा। यहाँ पर आपका क्लोरीन लग जाएगा बराबर, यहाँ पर आपका क्लोरीन लग जाएगा ऐसे दो सबस्ट्रेट्स की, एक मिनट यहाँ पर आपके क्लोरीन एटम यहाँ पर इस तरीके से लग जाएगा। ऐसे दो क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन 2 सोडियम मेटल के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में करवा दीजिए। तो देखिए इसका Cl और इसका एक Na मिलके NaCl बनाएगा, दूसरे वाले का भी एक Cl और एक Na मिलके NaCl बनाएगा। तो ऑल टुगेदर आपके पास कितने सोडियम क्लोराइड हो गए, 2, बराबर। बेंजीन की रिंग कितनी हो गई, तो बेंजीन की रिंग भी कितनी हो गई बच्चों, 2। तो इसको आप क्या बोलोगे, बाइफिनाइल या तो डाइफिनाइल, बाइफिनाइल और डाइफिनाइल, इसको आप बोलोगे बाइफिनाइल और डाइफिनाइल। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट कन्वर्जन देखते हैं। हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 11 खत्म हो गया है, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा है देख लेते हैं। Explain why the dipole moment of chlorobenzene is lower than that of cyclohexyl chloride। चलिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, आपको डाइपोल मोमेंट कंपेयर करनी है। डाइपोल मोमेंट किसकी किसकी कंपेयर करनी है, क्लोरोबेंजीन की और साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड की। तो क्वेश्चन में पूछा है डाइपोल मोमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन इज, डाइपोल मोमेंट ऑफ chlorobenzene is less than cyclohexyl chloride, cyclohexyl chloride। चलिए दोनों के स्ट्रक्चर लिख देते हैं तो आपको आंसर समझ में आ जाएगा आसानी से। देखो बच्चों, ये आपका क्लोरोबेंजीन हो गया, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा जो मटेरियल दिया है आपको वो है साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। तो साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड मतलब इस तरीके का आएगा। दोनों के कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन चेक करते हैं। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2, देखिए एक डबल बॉन्ड है, इसमें एक भी डबल बॉन्ड नहीं है तो इसमें आएगा sp3। अब sp2 और sp3 कार्बन की कंपैरिजन करते हैं। यहाँ पर लिख देता हूँ sp2, यहाँ पर लिख देता हूँ sp3। यहाँ पर परसेंटेज s कैरेक्टर लिखने का ट्राई करूं मैं, तो sp2 के अंदर परसेंटेज s कैरेक्टर 33.33% आएगा,
कुछ बच्चे मुझे पूछेंगे सर कैसे, तो देखो एक एस है और दो पी ऑर्बिटल है, ऑल टुगेदर 3 डिवाइडेड बाय 100 करो क्योंकि टोटल कैरेक्टर 100 होगा परसेंटेज के टर्म्स में, तो वो 33.33 आएगा। उसी मेथड से यहाँ पर एस कैरेक्टर जो है वो 25% आएगा। अब जितना एस कैरेक्टर ज्यादा उतना डिस्टेंस टू न्यूक्लियस ज्यादा आएगा ना, सॉरी डिस्टेंस टू न्यूक्लियस कम, क्योंकि एस ऑर्बिटल जो है वो न्यूक्लियस से बहुत ज्यादा नजदीक होती है, तो यहाँ पर डिस्टेंस टू न्यूक्लियस इज लेस, यहाँ पर देयर इज मोर। लास्ट में बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो जिसके अंदर एस कैरेक्टर ज्यादा होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर होगी, जिसके अंदर एस कैरेक्टर कम होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस होगी। तो यहाँ पर ये कार्बन जो sp2 है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है इस कार्बन की जिसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, दैट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और sp3 इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगर sp2 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, समझना बच्चों, ये कार्बन अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है तो क्या होगा, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, ऊपर का क्लोरीन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो कार्बन जो है वो भी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा और क्लोरीन भी अट्रैक्ट करेगा, बराबर। अच्छा sp3 में क्या होगा, तो ये कार्बन बहुत कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये क्या करेगा, सब इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन को लेके जाने देगा, क्लोरीन के ऊपर बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा और इस कार्बन के ऊपर बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। कहने का मतलब sp3 कार्बन के अंदर पोलैरिटी जो है वो ज्यादा होगी, पोलैरिटी ज्यादा होगी, और sp2 कार्बन के अंदर जो पोलैरिटी है वो कम होगी, ठीक है। कहने का मतलब डाइपोल मोमेंट क्लोरोबेंजीन का कम आएगा कंपेयर टू साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। क्लियर हो रहा है, ये मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 12 का ए पार्ट बताया। क्वेश्चन नंबर 12 का बी पार्ट आप लोग बच्चों खुद से करोगे, वो मैं नंबर ऑफ टाइम्स आपको करा चुका हूं, बराबर। हम लोग सीधा बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के पार्ट सी की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 के पार्ट सी में हमको क्या पूछा है, व्हाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट शुड बी प्रिपेयर्ड अंडर एनहाइड्रस कंडीशन। तो व्हाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट या ग्रिग्नार्ड रिएक्शंस, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ही लिख दीजिए ना क्योंकि हमको प्रिपरेशन की बात करनी है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट should be prepared under anhydrous conditions। anhydrous condition का मतलब होगा पानी नहीं होना चाहिए। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब आप प्रिपेयर कर रहे हो तब उसके अंदर वाटर का प्रेजेंस नहीं होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि अगर वाटर का प्रेजेंस है तो क्या होता है। तो सपोज करो कि हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के फॉर्म में ले लेते हैं CH3 CH2, चलिए सिंपल लेते हैं CH3Br, बराबर। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कौन सा लेते हैं, CH3Br। सपोज करो कि इसके अंदर हम वाटर ऐड कर देते हैं तो क्या होने वाला है बच्चों, देखो सॉरी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेना था मैंने आपको, यहाँ पर Mg नहीं लिख के दिया, CH3MgBr। अब देखो बच्चों बॉन्ड कौन सा टूटेगा, तो ये बॉन्ड टूटेगा, क्यों, क्योंकि कार्बन और मैग्नीशियम के बीच का बॉन्ड कोवेलेंट है। मैग्नीशियम और ब्रोमीन मतलब मेटल और नॉन मेटल के बीच का बॉन्ड जो है वो आयोनिक कैरेक्टर वाला है, तो वो बॉन्ड तो टूटने से रहा, आगे वाला कोवेलेंट बॉन्ड टूट जाएगा। इधर वाटर में से आपको आयोनाइजेशन होके H+ और OH- मिलेगा, तो यहाँ पर क्या होगा बात समझो, ये H+ इस मिथाइल ग्रुप के साथ जुड़ करके CH4 बना देगा, मीथेन बना देगा, मीथेन। और ये MgBr और OH मिलकर के बना देंगे MgOHBr। क्या बना देंगे, MgOHBr। तो अगर आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को प्रिपेयर करते वक्त वाटर का प्रेजेंस रखा तो ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, यहाँ पर ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कोरेस्पॉन्डिंग अल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसीलिए ही जब भी आप ग्रिग्नार्ड रिएक्शन करवाते हो तब आपको इतनी चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ पर वाटर जो है वो प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में आओ देखते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको बोला है गिव द यूजेस ऑफ फ्रीऑन 12 DDT कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड आयोडोफॉर्म। ये पॉली हेलोजन कंपाउंड्स का क्वेश्चन है, बराबर। नई पैटर्न के हिसाब से इस टॉपिक को स्किप कर दिया गया है। मैं आप लोगों को इसको होमवर्क में करने के लिए दे रहा हूं। मैं सीधा क्वेश्चन नंबर 14 की बात नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर करूंगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।
हेलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 तक खत्म कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में हमको मेजर प्रोडक्ट्स ही खाली लिखने को बोला है। कुछ रिएक्टेंट्स दिए हुए हैं CH3, CH2, CH2, Cl प्लस NaI। यहां पर आपको बोला है एसीटोन और यहां पर आपको बोला है हीट। तो इसका मतलब है कि आपको यहां पर जो जो मेजर प्रोडक्ट बनेगी वो लिखना है। तो ये बच्चों फिंकलस्टीन रिएक्शन है, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। यहाँ पर क्लोरीन जो है वो सोडियम के साथ रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड बना देगा CH3 CH2 CH2I। आयोडोप्रोपेन बनेगा, आयोडोप्रोपेन। हम यहाँ पर सिर्फ मेजर प्रोडक्ट ही लिखेंगे क्योंकि क्वेश्चन में हमको ऐसा ही पूछा है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमको बोला है कि टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन करवाइए KOH के साथ। प्लस यहाँ पर हमें KOH के साथ रिएक्शन करवाना है। KOH जो है वो यहाँ पर अल्कोहलिक है, तो इथेनॉल और डेल्टा हो जाएगा। होगा क्या, ये KOH जो है वो एलिमिनेशन रिएक्शन कराएगा। यहाँ पर अल्फा, ये कार्बन बीटा और ये कार्बन बीटा है, तो अल्फा कार्बन पर से ब्रोमीन जाएगा, वो बात पक्की है। अब तीनों के तीनों बीटा कार्बन के ऊपर सेम हाइड्रोजन एटम्स है, मतलब आप कहीं से भी हाइड्रोजन उठा सकते हैं। सपोज कीजिए मैं यहाँ से हाइड्रोजन उठा लेता हूँ, तो इधर से एक हाइड्रोजन गया CH2 बना, इधर से ब्रोमीन गया, तो इन दोनों कार्बन की एक एक वैलेंसी कम हो गई ना, मतलब कि अल्कीन बन जाएंगे डबल बॉन्ड बना के। साइड प्रोडक्ट KBr होगा, लिखेंगे नहीं, पूछा है बोला है इसीलिए कि आपको सिर्फ और सिर्फ मेजर प्रोडक्ट लिखनी है। तो थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखिए। थर्ड नंबर के क्वेश्चन के अंदर आपको ऐसा बोला है कि CH3 CHBr CH2 CH3 इसका रिएक्शन आप NaOH के साथ करवाइए, लेकिन ये NaOH वाटर में है, ये NaOH वाटर में है। तो देखो बच्चों, आपको पता है कि जब भी हम NaOH को या KOH को अल्कोहल के अंदर लेते हैं तो वो एलिमिनेशन करवाता है, जस्ट ऊपर वाली रिएक्शन सेकेंड नंबर की। लेकिन अगर उसको वाटर में लेते हैं तो वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाता है। यहाँ पर Br का सब्स्टिट्यूशन OH के साथ हो जाएगा, तो प्रोडक्ट का नाम क्या बनेगा? प्रोडक्ट होगा CH3 CHOH CH2 CH3। साइड प्रोडक्ट जो भी बनेगी उसको लिखने की जरूरत नहीं है। 4 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन है इथाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन KCN के साथ करवा दो। इथाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन KCN के साथ। पोटेशियम साइनाइड, यहाँ पर इथेनॉल वाटर होगा एज अ सॉल्वेंट। तो देखो बच्चों, यहाँ पर जो साइनाइड है वो बहुत ही तगड़ा न्यूक्लियोफाइल है, तो ये साइनाइड आयन इस पॉजिटिवली चार्ज या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। ब्रोमीन अच्छा लिविंग ग्रुप होने की वजह से निकल जाएगा, आपका प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 CN। ठीक है, साइड प्रोडक्ट KBr बनेगा। जिन लोगों को इसका मैकेनिज्म समझना है उन लोगों के लिए बता देता हूँ, ये SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म है, एक्स्ट्रा चीज है, ये नहीं लिखोगे आप। तो यहाँ पर आपके पास है CH3 CH2Br, इसको आप ले रहे हो KCN में। तो देखो बच्चों, KCN जो है वो एक तगड़ा न्यूक्लियोफाइल जनरेट करने वाला है K प्लस और CN माइनस। ये न्यूक्लियोफाइल इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्यों है वो आप जानते हो, क्योंकि इसके साथ बाजू में हैलोजन जुड़ा हुआ है जो इलेक्ट्रॉन्स को खुद के पास अट्रैक्ट कर लेता है। तो यहाँ पर अगर मैं इंटरमीडिएट बनाऊं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ये दो हाइड्रोजन मैंने दगा दिए, मिथाइल ग्रुप जो है उसको नीचे लिख देता हूँ। यहाँ पर कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड टूटना चालू होगा और कार्बन और साइनाइड बॉन्ड बनना चालू हो जाएगा। इस तरीके का ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। फिर इधर से Br अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेके निकल जाएगा और आपका प्रोडक्ट बन जाएगा लाइक दिस। क्लियर हो रहा है? ठीक है, ये बात हो गई आपके मैकेनिज्म की। चलिए, ये एक्स्ट्रा था, ये लिखने की जरूरत नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको बोला है सोडियम फिनॉक्साइड प्लस इथाइल क्लोराइड।
C6H5ONA प्लस C2H5Cl, इसका रिएक्शन करवाओ। तो देखो C6H5 मतलब ONA को ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि बेंजीन रिंग मतलब C6H6 होता है, उसमें से एक हाइड्रोजन कम हो गया तो C6H5 हो गया ये, ठीक है। अच्छा, इसका रिएक्शन आप लोग करवा रहे हो इथाइल क्लोराइड के साथ C2H5Cl, तो यहां पर आपका जो क्लोरीन है, ठीक है, वो इस Na प्लस के साथ रिएक्ट कर जाएगा। क्या बनेगा? OC2H5। क्लियर हो रहा है? चलिए नेक्स्ट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो इसको बोलेंगे इथाइल फिनाइल ईथर। नेक्स्ट चैप्टर इसका ही है, उसके अंदर इसको समझाऊंगा डिटेल में। ये इथाइल ग्रुप है, ये आपका फिनाइल ग्रुप है, तो इसको बोलेंगे इथाइल फिनाइल ईथर। इथाइल फिनाइल ईथर। चलो बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला है कि इथेनॉल का रिएक्शन SOCl2 के साथ करवा दो। प्रोपेनॉल दिया है तो प्रोपेनॉल ले लो, चलो कोई बात नहीं। प्रोपेनॉल का रिएक्शन आप लोग करवा रहे हो SOCl2 थायोनाइल क्लोराइड के साथ। बच्चों सोचो 2 मिनट को वीडियो को पॉज करके कि इसके अंदर क्या बन सकता है। बराबर, बहुत आसान है, इसको हम लोगों ने पढ़ा हुआ है बहुत बार। तो यहाँ पे SOCl2 के 3 भाग पड़ जाएंगे, SOCl ठीक है। एक Cl एक H के साथ मिलकर के HCl बनाएगा, साइड प्रोडक्ट है, उसको नहीं लिखेंगे। ये SO इस ऑक्सीजन के साथ मिलकर के SO2 बनाएगा, वो अगेन साइड प्रोडक्ट है, उसको नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर आपका बचा क्या? CH3 CH2 CH2 और जो क्लोरीन बचा उसको पीछे लगा दो, क्लोरोप्रोपेन बन जाएगा। क्लियर हो रहा है? चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट के अंदर आपको दिया है कि ब्यूट 1 इनका HBr के साथ रिएक्शन करवाइए। CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr। लेकिन आपको यहाँ पर बोला है कि पेरोक्साइड को भी यूज करना है, तो कहने का मतलब एंटी मार्कोव निकोफ रिएक्शन होगी। एंटी मार्कोव निकोफ रिएक्शन, तो पेरोक्साइड है, कहने का मतलब Br माइनस उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है। अगर पेरोक्साइड नहीं होता तो कम हाइड्रोजन के पास जाता, लेकिन क्योंकि यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि भाई पेरोक्साइड प्रेजेंट है, तो अब क्या करो, Br माइनस को ज्यादा हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बन में ऐड कर दो। तो पहले तो सबसे पहले तो डबल बॉन्ड टूटेगा, डबल बॉन्ड टूटेगा मतलब 2 जगह खाली होगी। CH2 के साथ Br जुड़ जाएगा, इस CH2 के साथ यहाँ पर इस तरीके से Br जुड़ जाएगा, और ये जो हाइड्रोजन बचा वो इधर आके लग जाएगा। तो CH3 CH2 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 Br दैट इज 1 ब्रोमो ब्यूटेन बन जाएगा, 1 ब्रोमो ब्यूटेन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट के अंदर हमको क्या दिया है? CH3 CH डबल बॉन्ड C CH3 ट्वाइस, इसके अंदर HBr ऐड करना है। तो देखिए ये भी काफी सिंपल सी रिएक्शन है। इसके अंदर आप क्या करोगे? तो सबसे पहले तो स्ट्रक्चर को ओपन करके लिख दो, डबल बॉन्ड C CH3 ट्वाइस है, मतलब इस तरीके से होगा। इसके अंदर HBr ऐड कर दोगे, कहीं पर भी हमको पेरोक्साइड नहीं दिया है, मतलब मार्कोव निकोफ एडिशन होगा। इन दोनों के बीच का जो डबल बॉन्ड है वो तोड़ने के बाद जहां पर कम हाइड्रोजन है वहां पर Br ऐड हो जाएगा। तो इस कार्बन के पास कम हाइड्रोजन है, इनफैक्ट है ही नहीं, तो यहाँ पर Br जो है वो ऐड हो जाएगा। हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड होगा। समझना बच्चों, इसको मैं थोड़ा सा अलग दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। C यहाँ पर Br जुड़ गया, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3 दैट इज 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन बन जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो ये तो बात हो गई हमारे क्वेश्चन नंबर 14 की। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15, इसके अंदर आपको मैकेनिज्म लिखनी है रिएक्शन की। क्वेश्चन नंबर 15, write the mechanism of following reaction. Write the
mechanism of following reaction, आपको रिएक्शन की मैकेनिज्म को लिखना है। मैकेनिज्म क्या है? N ब्यूटाइल ब्रोमाइड प्लस KCN, दिस विल गिव यू इथेनॉल वाटर की प्रेजेंस में N ब्यूटाइल साइनाइड। इस रिएक्शन का मैकेनिज्म लिखना है। देखो बच्चों, यहाँ पर आपको इतना तो समझ में आ ही रहा है कि ये कौन सा है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्यों? क्योंकि ब्रोमीन जो है वो साइनाइड से रिप्लेस हो रहा है, बराबर। साथ साथ में ये अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन है। अल्काइल हैलाइड का रिएक्टिविटी SN2 के लिए सबसे ज्यादा होता है, याद करो। मैंने आपको बोला था SN2 में RX सबसे ज्यादा, उसके बाद प्राइमरी, उसके बाद सेकेंडरी और उसके बाद टर्शियरी। तो ये रिएक्शन जो है वो SN2 जाएगा। SN2 जाएगा तो चलिए देख लेते हैं कि किस तरीके से इसको समझ सकते हैं। तो N ब्यूटाइल ब्रोमाइड, बच्चों इस यहाँ पर आप गलती मत करना, कुछ लोग N की जगह पे नियो समझते हैं। N का मतलब है नॉर्मल स्ट्रेट चेन, ठीक है, और ब्यूटाइल का मतलब है 4 कार्बन वाली चेन। N ब्यूटाइल ब्रोमाइड मैंने लिख दिया। इसका रिएक्शन हम KCN के साथ करवा रहे हैं। तो देखो बच्चों, N ब्यूटाइल ब्रोमाइड को थोड़ा सा अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, समझना आप। यहाँ पर एक हाइड्रोजन एटम है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन एटम, किसकी बात हो रही है? इस कार्बन की। इसके साथ Br जुड़ा हुआ है। इस पूरे ग्रुप को C3H7 बोल सकता हूं। देखो तो ये हो गया आपका C3H7। इसको KCN में से साइनाइड माइनस न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। चलिए पहले मैं प्रोडक्ट लिख देता हूं तो समझाना आसान रहेगा। CH3 CH2 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 CN प्लस KBr होगा। इधर का K प्लस और इधर का K प्लस कैंसल आउट हो जाएगा। तो कहने का मतलब CN माइनस ही तो है न्यूक्लियोफाइल। ये CN माइनस न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि रिएक्शन SN2 है, बैक साइड से अटैक करेगा। बैक साइड से जब अटैक करेगा तब कौन सा सबस्ट्रेट, कौन सा ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा वो समझ लो। यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये C3H7 हो गया। कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड कमजोर होना चालू होता है और कार्बन साइनाइड बॉन्ड मजबूत होना चालू होता है, क्योंकि SN2 रिएक्शन है, सिंगल स्टेप है, बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग एक साथ होता है। तो यहाँ पर ब्रोमीन जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के निकल जाएगा। यहाँ पर आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा C3H7 CN। तो देखो बच्चों, ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म का जो पाथवे है वो SN2 है। आपको वही पूछा था कि रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर कौन सी रिएक्शन होगी, और 20 मिनट्स रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर कौन सी मैकेनिज्म में होगी वो आपको समझाने का था। तो उसके अंदर आपको SN2 मैकेनिज्म है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको क्या बोला है, चलिए समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में SN2 डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से आपको अरेंज करना है, बराबर। कुछ कंपाउंड्स आपको दिए हैं, इसमें से सबसे फास्ट कौन SN2 अंडरगो करेगा वो आपको लिखना है। देखो बच्चों, मैं डायरेक्ट स्ट्रक्चर ही लिख रहा हूँ, क्वेश्चन अननेसेसरी लिखने की कोई जरूरत नहीं है। 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 16 उसका 1, उसके अंदर आपको 3 स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, A, B और C। पहला स्ट्रक्चर है 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो 1 2, इसको थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, 1 2 3 4 ब्यूटेन है, मतलब इस तरीके से होगा। 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन है, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो एक काम करो, इसको 2 पोजीशन के ऊपर ले लो, ये Br हो गया, ये आपका मिथाइल हो गया, CH3 CH2 CH3, ये 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, एक स्ट्रक्चर ये हुआ। दूसरे स्ट्रक्चर में बोला है 1 ब्रोमो पेंटेन, तो 1 2 3 4 5, यहां पर आपका ब्रोमीन, बाकी के हाइड्रोजन एडजस्ट कर दो। तो ये हो जाएगा आपका 1 ब्रोमो पेंटेन। इसके बाद आपका C देखो, 2 ब्रोमो पेंटेन, 1 2 3 4 5, ये आपका पेंटेन। यहाँ पर CH3 CH2
CH2 CH3। समझो बात को बच्चों, हम पहले तो SN2 के बारे में समझ लेते हैं। SN2 रिएक्शन जो है वो गवर्न किससे होती है? स्टीयरिक हिंड्रेंस। जितनी स्टीयरिक हिंड्रेंस कम, उतना SN2 रिएक्शन का रेट फास्टर होता है। इसीलिए ही जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है SN2 का, वो क्या था? अल्काइल हैलाइड, उसके बाद प्राइमरी, उसके बाद सेकेंडरी और उसके बाद टर्शियरी। ये हमने पढ़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आगे जाओ स्टीयरिक हिंड्रेंस बढ़ती चली जाती है। तो इस कार्बन को चेक करो, ये कार्बन आपका प्राइमरी है। इस कार्बन को चेक करो तो ये बेटा टर्शियरी है। इस कार्बन को चेक करो तो ये सेकेंडरी है। अब कुछ बच्चे पूछेंगे सर कैसे चेक करने का? देखिए बहुत सिंपल है। जिसके साथ हेलोजन जुड़ा हुआ हो वो कार्बन पहले पकड़ लो, उसको देखो कि वो कितने कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये हेलोजन के साथ जुड़ा हुआ ये कार्बन, ये दूसरे दो कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, मतलब ये सेकेंडरी हुआ। यहाँ पर हेलोजन के साथ जुड़ा हुआ ये कार्बन और कितने ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है? 1 2 3 ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर 3 ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है, इसका मतलब कि ये टर्शियरी हो जाएगा। यहाँ पर ये प्राइमरी क्यों हुआ? क्योंकि हेलोजन के साथ जुड़ा हुआ जो कार्बन है ये वाला, एक और कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, यहाँ पर एक और कार्बन के साथ, तो ये प्राइमरी हो जाएगा। तो SN2 की रिएक्टिविटी देखें तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी के हिसाब से अगर मैं रिएक्टिविटी ऑर्डर लिखूं यहाँ पर, रिएक्टिविटी ऑर्डर, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर जो है वो B का सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद C का और उसके बाद A का। B इज ग्रेटर देन C ग्रेटर देन A। समझ में आ रहा है? चलिए सेकेंड क्वेश्चन चेक करते हैं बच्चों। सेकेंड क्वेश्चन आप होमवर्क में कंसीडर कर लो, वो भी बहुत ही ज्यादा आसान है। मैं आपको थर्ड क्वेश्चन करा देता हूं। थर्ड क्वेश्चन के अंदर आपको अलग अलग स्ट्रक्चर दिए हुए हैं। पहला है 1 ब्रोमोब्यूटेन। चलिए मैं एक एक करके ड्रॉ करता हूं। उसके बाद आपको दिया है 1 ब्रोमो 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। उसके बाद आपको दिया है, सी को जरा इधर लिख देते हैं, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। उसके बाद डी में आपको दिया है 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। ये 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन हो गया। तो देखो बच्चों, अब हम लोगों को सबसे कम स्टीयरिक हिंड्रेंस कौन से स्ट्रक्चर में है वो ढूंढना है। हम क्या करते हैं, अल्फा बीटा गामा नेमिंग कर देते हैं। ये अल्फा कार्बन, उसके बाजू में बीटा और उसके बाजू में गामा। ये अल्फा कार्बन, उसके बाजू वाला बीटा, ये और इसके बाजू वाला गामा। गामा दो गामा है यहाँ पर। ये अल्फा है, ये बीटा है, ये भी गामा है और ये भी गामा है। ये अल्फा है, ये बीटा है, ये भी गामा है। ठीक है, चलिए अब चेक करते हैं। तो आप सब के अंदर देखोगे, सबके अंदर, सभी स्ट्रक्चर्स के अंदर, तो अल्फा कार्बन का एटमॉस्फेयर सेम है। अल्फा पे सबके पास CH2Br 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 है। बीटा कार्बन चेक करो तो A और D का जो बीटा का एनवायरनमेंट है वो सेम है। अच्छा, अब A में गामा कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोजन एटम है और D में गामा कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप है। तो मिथाइल ग्रुप बड़ा होता है ना, कहने का मतलब A और D में से ज्यादा स्टीयरिक हिंड्रेंस D में है। तो अगर आप रिएक्टिविटी ऑर्डर देखोगे, रिएक्टिविटी ऑर्डर, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव इन 4 स्ट्रक्चर्स में से A आएगा और उसके बाद आपका D आएगा। तो A और D का तो हिसाब क्लियर हो गया, बराबर। अब बात रही C की, तो C के अंदर और B के अंदर, दोनों के अंदर अल्फा का एनवायरनमेंट सेम है।
बीटा चेक करो। तो यहाँ पर बी में बीटा के ऊपर दो बड़े बड़े मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पर आपके पास बीटा में सिर्फ एक ही मिथाइल ग्रुप है। तो इसके बाद रिएक्टिविटी सी का आएगा और लास्ट में आपका बी का आएगा। बोलो समझ में आया सब लोगों को? ठीक है, तो ये था हमारा ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 16। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। मैं आपको एडवाइस दूंगा कि इस चैप्टर की इस एक्सरसाइज के वीडियो को देखो, तब आप अपनी टेक्स्ट बुक को जरूर से ओपन अप रखिएगा। 10.17 आपको समझना है। 17 नंबर के क्वेश्चन के अंदर आपको क्या दिया है, चलिए वो देख लेते हैं। 59। तो इसके अंदर आपको बोला है कि बेंजाइल क्लोराइड और C6H5CHCl डाइफिनाइल इथाइल क्लोराइड दोनों में से कौन इजीली एक्वस KOH से हाइड्रोलाइज हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन लिख देते हैं। आउट ऑफ C6H5CHCl and C6H5CHCl which is more hydrolyzed या which is more easily hydrolyzed with aqueous KOH। देखो बच्चों aqueous KOH है मतलब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। सब्स्टिट्यूशन में कौन सी रिएक्शन SN1 है कि SN2 है वो समझ लेते हैं। तो पहले तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। C6H5CHCl मतलब ये इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा C6H5CHCl। और उसके बाद दूसरा जो स्ट्रक्चर दिया है वो कुछ इस तरीके का है C6H5CCl तो ये इस तरीके का स्ट्रक्चर हो जाएगा, समझो। इन दोनों में से कौन इजीली हाइड्रोलाइज हो जाएगा एक्वस KOH से। तो देखो बच्चों हम लोगों ने SN1 में समझा था कि बेंजाइल और एलाइल दोनों ही SN1 रिएक्शन अंडरगो करते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों के अंदर ही कार्बोकेटाइन बनता है और वो कार्बोकेटाइन इस बेंजीन रिंग की वजह से स्टेबलाइज होता है। तो दोनों के अंदर बनने वाले कार्बोकेटाइन देख लेते हैं। जिसके अंदर कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा वो इजीली हाइड्रोलिसिस अंडरगो करेगा, है कि नहीं। चलिए चेक करो, ये क्लोरीन इधर से निकल जाएगा। तो जब एक्वस KOH इसके साथ रिएक्शन कराएगा तब सबसे पहला स्टेप तो क्या होगा, यहां पर आपके पास इस तरीके का कार्बोकेटाइन बनेगा ए में, बराबर। चलिए बी में कौन सा कार्बोकेटाइन बनेगा वो भी चेक कर लो। बी को थोड़ा बाजू में लिख देते हैं, स्पेस कम है। तो जब इसकी रिएक्शन होगी बच्चों तब ये Cl जो है वो अपनी पोजीशन से निकल जाएगा और जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो है लाइक दिस। अब बच्चों चेक करो कि कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है। बहुत आसान, ये कार्बोकेटाइन प्राइमरी होगा, ये कार्बोकेटाइन सेकेंडरी होगा। तो सेकेंडरी इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी। समझ में आ रहा है? टर्शियरी इज इवन मोर स्टेबल, लेकिन यहाँ पर टर्शियरी है नहीं। तो प्राइमरी कार्बोकेटाइन की कंपैरिजन में सेकेंडरी कार्बोकेटाइन यहाँ पर मच मोर स्टेबल है। कहने का मतलब ये जो कंपाउंड है आपका सेकेंड नंबर वाला वो एक्वस KOH से इजीली हाइड्रोलाइज हो जाएगा। बेसिक रीजन यही है कि यहाँ पर जो कार्बोकेटाइन बन रहा है वो पहले केस की कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल है। क्लियर हो रहा है? चलो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 18। चलिए 18 में देखते हैं क्या दिया हुआ है। जादू का पिटारा खुलने वाला है। Para-dichlorobenzene has higher melting point than those of ortho and meta isomers। चेक करो क्यों। Para-dichlorobenzene has higher melting point than ortho
एंड मेटा आइसोमर्स। चेक करते हैं क्यों। तो देखो हम सबका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं पहले। तो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का दिखेगा। उसके बाद ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन की बात करते हैं, और उसके बाद मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। तो देखो बच्चों, इसमें से सबसे ज्यादा सिमेट्रिकल ये है, ठीक है। देखिए मैं इसको हाइपोथेटिकली बताने का ट्राई कर रहा हूं आपको, रियल सेंस में ऐसा नहीं होता है। इसको अगर आप शेप वाइज काउंट करोगे तो ऐसा होगा, इसको अगर शेप वाइज काउंट करोगे तो ये ऐसा होगा कुछ, बराबर। तो तीनों में से किसका सिमेट्रिकल पैकिंग हो सकता है? अगर आपको ऐसा समझो कि तीन लकड़ीज दी हुई है, तीनों के डायमीटर सेम है और शेप जो है वो इस तरीके से, एक का सीधा है, एक का वी शेप का है और एक का एल शेप है। तो सीधी सी बात है कि ये जो है उसका अरेंजमेंट बहुत ही ज्यादा सिमेट्रिकल होगा और ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर बहुत परफेक्टली फिट हो जाएगा। क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर अगर ये परफेक्टली फिट हो जाता है तो कहने का मतलब ऐसे सॉलिड क्रिस्टल को ब्रेक करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। क्रिस्टल स्ट्रक्चर तो समझते हो आप, फर्स्ट चैप्टर समझ गए हैं। तो ऐसे क्रिस्टल स्ट्रक्चर को ब्रेक करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। कहने का मतलब जो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का मेल्टिंग पॉइंट है वो आपका मैक्सिमम होगा कंपेयर टू ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर्स। क्लियर हो रहा है? चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर। 19 नंबर के अंदर आपको कुछ कन्वर्जन्स दिए हुए हैं, बराबर। 19 नंबर एक बड़ा क्वेश्चन है, तो हम लोग एक काम करते हैं, 19 नंबर को बाद में डिस्कस करते हैं, बराबर, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। चलिए।